छात्रगण बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में बिहार से संबंधित कठिनतम प्रश्नों को भी आप राघव क्लासेज के छात्रों द्वारा तैयार किए गए इस बिहार ज्ञान श्रृंखला से आसानी से हल कर देंगे साहब। एक बार सुनकर तो देखिए, दीवाने हो जाएंगे। राघव रीजनिंग क्लासेस में सभी का स्वागत है। मैं अशोक कुमार बर्नवाल एवं हमारे साथ रेणु जी हैं, शिखा जी हैं, आर्यन जी हैं, कुणाल जी हैं, दीपक जी हैं, सुदर्शन जी हैं, सुधाकर जी हैं। हम लोग बिहार से संबंधित जनरल नॉलेज को प्रारंभ किए हैं, जिसका संचालन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप लोग भी स्नेह और प्यार बहुत अच्छे से दे रहे हैं। हम अध्याय को शुरू करने से पहले ये बताना चाहते हैं कि अध्याय के अंत में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं। बिहार में प्रजातंत्र की नींव बहुत गहरी है। बिहार की वर्तमान राज्य व्यवस्था क्रमिक ढंग से विकसित हुई है। बिहार का गठन 1911 में हुआ। तत्पश्चात 1919 एवं 1935 के बिहार भारत सरकार के अधिनियमों के प्रांतीय शासन से संबंधित प्रावधानों का बिहार के प्रशासन में क्रियान्वयन हुआ है। 1947 में देश के आजाद होने के बाद भारतीय संविधान की रचना आरंभ हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान ने भारत के लिए संघीय राज्य व्यवस्था निर्धारित की और विभिन्न राज्यों के प्रशासन संबंधित प्रावधान प्रस्तुत किए। बिहार की वर्तमान राज्य व्यवस्था इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है। भारत सरकार के अधिनियम 1935 में देश में 1919 के विधान से स्थापित व्यवस्था समाप्त कर दी थी। इस नए विधान ने राज्य को न केवल वित्तीय, प्रशासनिक एवं विधान संबंधित स्वायत्तता प्रदान की, बल्कि 11 में 6 राज्यों में विधान सभा के गठन का भी प्रावधान है। बिहार में विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए क्रमशः 152 तथा 30 सीटों की व्यवस्था की गई। इस विधानसभा के अंतर्गत बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव हेतु 1937 में हुआ। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जातियों के लिए, 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए, 29 मुसलमानों के लिए, 4 महिलाओं के लिए, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय एवं 2 यूरोपीय समुदाय एवं 13 विशिष्ट क्षेत्र व्यवसाय, उद्योग, बागान, भूस्वामियों, विश्वविद्यालय, शिक्षक तथा भारतीय मूल्य के ईसाइयों के लिए सुरक्षित थे। 1937 के चुनाव में डब्ल्यू.जी. लेसी थे। इस चुनाव में कांग्रेस 98 सीटों पर विजयी रहा। श्री कृष्णा जी कांग्रेस के नेता चुने गए। वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर पद ग्रहण करने के पूर्व सरकार की राजनीतिक स्वायत्तता ने आश्वासन मांगा। तत्कालीन गवर्नर के नकारात्मक रवैये से सूछ होकर श्री सिंह ने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार किया। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए इंडिपेंडेंस पार्टी के श्री मोहम्मद यूसुफ को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा गया। इस प्रकार के यूनुस बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। उस समय प्रांतीय मुख्यमंत्री के लिए बिहार का पदनाम युक्त था, मगर उनका मंत्रिमंडल सभा की बैठक बुला सका और न ही सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथि निर्धारित की कर पाई। धन्यवाद। अब इसके बाद रेणु जी विस्तार करेंगी। मैं रेणु शर्मा बिहार ज्ञान श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि अशोक जी ने इससे पूर्व बिहार श्रृंखला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया है, अब उससे आगे कांग्रेस हाई कमान तथा गवर्नर जनरल के विचारों में सहमति हो जाने के पश्चात 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार की पहली कांग्रेस सरकार गठित हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। 23 जुलाई 1937 को श्री राम
दयालु सिंह को अध्यक्ष तथा प्रो अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष चुना गया। 31 अक्टूबर 1939 को भारत को विश्व युद्ध में बिना सहमति के शामिल किए जाने के मुद्दे को लेकर सभी प्रदेशीय कांग्रेस सरकारों ने अपना विरोध जताते हुए इस्तीफा दे दिया तथा राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई। 1939 से लेकर 1945 तक फिर विधानसभा का गठन भी नहीं हुआ। 1935 के विधान के अंतर्गत पुनः 1946 में चुनाव हुआ और पुनः अप्रैल 1946 में श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। इस विधानसभा के संविधान सभा के लिए 39 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें डॉक्टर सरोजिनी नायडू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जगजीवन राम तथा श्री तजुल हुसैन के नाम उल्लेखनीय हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, जिसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या 330 निर्धारित की गई थी तथा एक मनोनीत सदस्य का प्रावधान था। श्री कृष्ण सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाला और अपनी मृत्यु जनवरी 31, 1961 तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। राज्य के अभी तक 21 निर्वाचित मुख्यमंत्री कार्यरत रह चुके हैं। अब इससे आगे की जानकारी आपको शिखा जी देंगी। धन्यवाद। शिखा कुमारी वैशाली बिहार से बिहार ज्ञान की श्रृंखला में जैसा कि रेणु जी ने बताया, आगे की जानकारी मेरे से सुनिए। राज्यपाल राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। वैधानिक प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्री परिषद के सलाह से कार्य करना पड़ता है। योग्यता: कोई भी व्यक्ति जो भारत की नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ लेने के लिए किसी पद पर आसीन न हो। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल को वर्तमान में 1,10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है तथा निःशुल्क आवास एवं अन्य सुविधाएं, भत्ते, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, किंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यालय राष्ट्रपति की प्रसन्नता पर निर्भर होता है। उसे केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का उपयोग अपने स्वविवेक से कर सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत उसे वे सभी अधिकार प्राप्त है जो राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। राज्यपाल राज्य के महाअधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी नियुक्ति करता है। और अंत में एक सवाल, राज्यपाल के पदावधि कितने समय का होता है? आगे में बिहार ज्ञान की जानकारी ले रहे थे। अब आगे बिहार ज्ञान की जानकारी मैं कुणाल कुमार पूसा समस्तीपुर से देने जा रहा हूं, जिसे आप सभी ध्यान से सुने और अंत में जो प्रश्न मिलेंगे उसका जवाब कमेंट के माध्यम से दें। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के राज्यपाल सर मॉरिस गनियर हेलेट 11 मार्च 1937 से 15 मार्च 1938 तक। सर थॉमस एलेक्जेंडर स्टीवर्ट कार्यवाहक 15 मई 1938 से 16 सितंबर 1938 तक। सर मॉरिस गानियर हेलेट 17 सितंबर 1938 से 5 अगस्त 1939 तक। सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट 6 अगस्त 1939 से 2 फरवरी 1943 तक। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 3 फरवरी 1943 से 6 सितंबर 1943 तक। सर थॉमस फ्रांसिस मडिल कार्यवाहक 7 सितंबर 1943 से 23 अप्रैल 1944 तक। सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 24 अप्रैल 1944 से 12 मई 1946 तक। सर हग डो 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल जयराम दास दौलत राम 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। श्री माधव श्री हरिओने 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952 तक। श्री आर दिवाकर 15 जून 1952 से 5 जुलाई 1957 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक। श्री MS आयंगर
12 मई 1962 से 6 दिसंबर 1967 तक। श्री नित्यानंदन कानूनगो 7 दिसंबर 1967 से 20 जनवरी 1971 तक। जस्टिस उज्ज्वल नारायण सिंह कार्यवाहक 21 जनवरी 1971 से 31 जनवरी 1971 तक। देवकांत बरुआ 1 फरवरी 1971 से 4 फरवरी 1973 तक। आर.डी. भंडारे 4 फरवरी 1973 से 15 जनवरी 1976 तक। जगन्नाथ कौशल 16 जनवरी 1976 से 27 मई 1978 तक। जस्टिस के.वी. नारायण सिंह कार्यवाहक 27 मई 1978 से 26 जून 1978 तक। जगन्नाथ कौशल 26 जून 1978 से 31 जनवरी 1979 तक। जस्टिस के.वी. नारायण सिंह कार्यवाहक 31 जनवरी 1979 से 20 सितंबर 1979 तक। डॉक्टर A.R. किदवई 20 सितंबर 1979 से 14 मार्च 1985 तक। पी. वेंकट सुब्बैया 15 मार्च 1985 से 25 फरवरी 1985 तक। श्री गोविंद नारायण सिंह 26 फरवरी 1988 से 23 जनवरी 1989 तक। जस्टिस दीपक कुमार सेन 24 जनवरी 1989 से 28 जनवरी 1989 तक। डॉक्टर R.D. प्रधान 29 जनवरी 1989 से 2 मार्च 1989 तक। श्री जगन्नाथ पहाड़िया 3 मार्च 1989 से 2 फरवरी 1990 तक। जस्टिस जी सुहानी 2 फरवरी 1990 से 16 फरवरी 1990 तक। मोहम्मद यूनुस सलीम 16 फरवरी 1990 से 13 फरवरी 1991 तक। श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी 14 फरवरी 1991 से 18 मार्च 1991 तक। मोहम्मद साफ़ी कुरैशी 19 मार्च 1991 से 13 अगस्त 1993 तक। डॉक्टर A.R. किदवई 14 अगस्त 1993 से 26 अप्रैल 1998 तक। सुंदर सिंह भंडारी 27 अप्रैल 1998 से 14 मार्च 1999 तक। जस्टिस ब्रजमोहन लाल कार्यवाहक 15 मार्च 1999 से 5 अक्टूबर 1999 तक। श्री सूरज भान कार्यवाहक 6 अक्टूबर 1999 से 22 नवंबर 1999 तक। विनोद चंद्र पांडे 23 नवंबर 1999 से 11 जून 2003 तक। श्री राम जोइस 12 जून 2003 से 30 अक्टूबर 2004 तक। श्री वेद मरवाह 1 नवंबर 2004 से 4 नवंबर 2004 तक। बूटा सिंह 5 नवंबर 2004 से 26 जनवरी 2006 तक। गोपाल कृष्ण गांधी 31 जनवरी 2006 से 22 जनवरी 2006 तक। श्री रामकृष्ण सूर्यभानजी गवई 22 जून 2006 से 10 जुलाई 2008 तक। रघुनंदन लाल भाटिया 10 जुलाई 2008 से 23 जुलाई 2009 तक। देवानंद कुंवर 24 जुलाई 2009 से 21 मार्च 2013 तक। डॉक्टर D.Y. पाटिल 22 मार्च 2013 से 26 जनवरी 2014 तक। श्री केसरी नाथ त्रिपाठी 27 नवंबर 2014 से 15 अगस्त 2015 तक। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसका कृत्यों का प्रयोग करने में मदद तथा सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री कहलाता है। जिस राजनीतिक दल का प्रदेश विधानसभा में बहुमत होता है, राज्यपाल उसके नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने की दशा में राज्यपाल अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री
कि राज्य शासन में यही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। राज्यपाल चाहे तो गैर विधानसभाई सदस्यों को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह सदस्य 6 माह के भीतर निसभा या विधानसभा या विधान परिषद जहां यह है कि निर्वाचित सदस्य बन जाए। कार्यकाल मुख्यमंत्री के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से वह राज्यपाल की कृपा तक मुख्यमंत्री रहता है, किंतु व्यवहारिक जीवन में वह तब तक मुख्यमंत्री रहता है जब तक उसके दल को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। सामान्य परिस्थितियों में उसका कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल स्वतः बढ़ जाता है यदि राज्य व्यवस्थापिका का कार्यकाल बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसका कार्यकाल उसकी मृत्यु, त्यागपत्र अथवा नेतृत्व से वंचित होने के कारण भी प्रभावित होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ राज्य में प्रशासनिक जीवन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने के कारण मुख्यमंत्री की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है। उसकी शक्तियों की व्याख्या निम्नलिखित दृष्टि में की जा सकती है। आपके लिए प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक बिहार के राज्यपाल रहे? अब आप लोगों को बिहार की जानकारी में आगे की ओर ले जाने के लिए साक्षी जी वैशाली से जुड़ चुकी हैं। धन्यवाद। मैं साक्षी कुमारी बिहार ज्ञान श्रृंखला में आप सभी को स्वागत करती हूँ। जैसा कि मेरे से पूर्व कुणाल जी ने बताया, अब आगे की जानकारी मैं दूंगी। मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय स्थिति होते हैं तथा वह इसके निर्माण एवं जीवन का निर्णायक बिंदु होता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण मुख्यमंत्री की नियुक्ति से होता है। मंत्रिपरिषद के एक दूसरे के सदस्य इसके विचार विमर्श पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रियों के मध्य विभागों का विभाजन, परिवर्तन और असंतुष्ट होने पर मंत्रिमंडल से उसके निष्कासन जैसे अधिकार मुख्यमंत्री में निहित होते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इसके निर्णयों को प्रभावित करता है। राज्य के मुख्यमंत्री का राज्य की व्यवस्थापिका के साथ अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध होता है। बहुमत दल के नेता होने के कारण वह उसकी कार्यप्रणाली व निर्णयों को प्रभावित करता है। विधानसभा के प्रस्तावों की रचना मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर ही की जाती है। मुख्यमंत्री सदन में विचार विमर्श और बहस में निर्णायक भूमिका अदा करता है। वह सदन में भी सभी नीति संबंधी घोषणाएं करता है और शासन की नीतियों के औचित्य की सिद्ध करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। सदन महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा के संबंध में मुख्यमंत्री पर ही निर्भर है। वह राज्यपाल के विधानमंडल के कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व ही भंग करने की सलाह भी दे सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के मंत्रिपरिषद के मध्य समन्वय सूत्र का कार्य करता है। वह प्रशासन के संबंध में लिए गए सभी निर्णयों तथा व्यवस्थापिका संबंधी प्रस्तावों से राज्यपाल को परिचित करता है। यह उसका कर्तव्य है कि व्यवस्थापिका तथा राज्य के प्रशासन के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दे। संविधान द्वारा मुख्य नियुक्तियों के संबंध में जो अधिकार राज्यपाल में निहित है, व्यवहारिक दृष्टि से उसका प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। यदि मुख्यमंत्री का दल राज्य की विधानसभा से पूर्ण बहुमत में है और उसका सभी सदस्यों का नियंत्रण है, तो वह प्रशासन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है, परंतु उसकी स्थिति इस तथ्य पर भी आश्रित है और केंद्र में भी इसका दल शासन में है या नहीं। यह स्पष्ट है कि उस दल का मुख्यमंत्री जिसकी सत्ता केंद्र में नहीं है अस्थिर होता है, क्योंकि राज्यपाल के सभा उसके संबंध मधुर नहीं हो सकता यदि उनके दल केंद्र में भी सत्ता में हो। तो इससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। मंत्रिमंडल परिषद का निर्माण किसकी नियुक्ति पर होता है? अब आगे की जानकारी दीपक। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। मुझसे पहले साक्षी जी ने मंत्री परिषद के निर्माण से संबंधित जानकारी से आपको अवगत कराया। उसके आगे संवित सरकार के मुख्यमंत्री की स्थिति अत्यंत ही अस्थिर और कमजोर होती है,
क्योंकि उसे न केवल विभिन्न घटकों को संतुष्ट करना पड़ता है बल्कि शासन व्यवस्था के लिए विभिन्न परस्पर विरोधी निर्देशों का भी पालन करना पड़ता है। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री श्री मोहम्मद यूनुस जी थे, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक रहा। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक रहे। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। राज्य की कार्यपालिका को सुचारू रूप से चलाने हेतु मुख्यमंत्री एक मंत्री परिषद का गठन करता है। मंत्री परिषद के सदस्य होने के लिए यह अनिवार्य है कि वह व्यक्ति विधानसभा अथवा विधान परिषद का सदस्य हो, और अगर ऐसा नहीं है तो वह व्यक्ति 6 महीनों के अंदर दोनों में से किसी एक का भी सदस्य हो जाए। इस मंत्री परिषद में कभी 3 कभी 4 तरह के मंत्री होते हैं। पहला मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, दूसरा राज्य स्तर के मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री, चौथा उप मंत्री। इसके आगे की जानकारी सुदर्शन जी द्वारा जो छपरा से आपको देंगे। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से बिहार समान ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। पीछे दीपक जी ने अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। अब आगे की जानकारी मेरे द्वारा। उप मंत्री मंत्री परिषद में चौथे स्तर के मंत्री होते हैं। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर बनता है। संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल में 1 सदन अथवा 2 सदन हो सकता है। बिहार द्विसदनीय व्यवस्था है। विधानसभा सदस्यता हेतु व्यक्ति का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ की तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहती है। राज्यपाल चाहे तो इसे 5 वर्ष पूर्व भंग भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अपने 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनती है। यहाँ अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अध्यक्ष के अनुपस्थिति के समय उपाध्यक्ष कार्यवाही का संचालन करता है। विधान परिषद विधानमंडल का द्वितीय सदन है। इसकी संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या का 1/3 होती है। अब आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विधानसभा अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर विधानसभा की कार्रवाई कौन करता है? अब आगे की जानकारी सुधाकर जी देंगे। धन्यवाद। मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर बिहार से बिहार ज्ञान के इस श्रृंखला में जैसा कि सुदर्शन जी ने बताया, आगे की जानकारी मेरे से सुनिए। विधान परिषद कार्यकाल यह एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नवीन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वैसे विधान परिषदों की संख्या का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पदाधिकारी विधान परिषद अपने सदस्यों से एक सभापति तथा एक उपसभापति चुनते हैं। उपसभापति की अनुपस्थिति में विधान परिषद के नियमानुसार कोई अन्य व्यक्ति सभापति पदभार संभालता है। वेतन अनुच्छेद 186 के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते आदि राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा निर्धारित होती है। विधान परिषद की स्थिति, वह केवल विलंबकारी सदन है। इसे पुनः निरीक्षण का प्रभावी अधिकार नहीं है। विधान परिषद से प्रारंभ होने वाले विधेयक को विधानसभा अस्वीकार नहीं अपितु समाप्त भी कर सकती है। फिर भी विधान परिषद में कुछ योग्य व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने के कारण आ जाते हैं। विधान परिषद की तुलना में विधानसभा शक्तिमान है। विधान परिषद
विधायकों को 14 दिन तक रोक सकती है तथा साधारण विधेयक को केवल 3 माह तक रोक सकती है। न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। इसका उद्देश्य नागरिकों के न्यायिक अधिकारों की रक्षा करना। बिहार ने 1912 में जब एक पृथक प्रांत का रूप ले लिया तो पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई। उस समय इसके कार्य क्षेत्र में बिहार तथा उड़ीसा दोनों सम्मिलित थे। 1936 में उड़ीसा के पृथक प्रांत बनने के बाद इसका कार्य क्षेत्र केवल बिहार में रहा। उच्च न्यायालय में इस समय मुख्य न्यायाधीश के साथ कुल 30 न्यायाधीश थे। पटना उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच रांची में था। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य छोटा नागपुर के निर्धन और पिछड़े लोगों, जिनमें अधिकांश आदिवासी हैं, की सहायता करना था। 1976 के बाद इसे अस्थायी बेंच बनाया गया था। यह क्षेत्र विभाजनोपरांत झारखंड राज्य में चला गया और रांची के झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी हो गई। उच्च न्यायालय में मूल रूप से दायर मामलों पर या सेशन न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध अपील पर सुनवाई होती है। नागरिक एवं आपराधिक याचिकाओं, निर्वाचन मामले, कंपनी अधिनियम के मामले, वसीयत संबंध और वैवाहिक संदर्भ के मामले ही उच्च न्यायालय में मूल रूप से दायर किए जाते हैं। आरंभिक, अपील संबंधी, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार, ये 3 प्रकार के यहाँ अधिकार क्षेत्र हैं। आरंभिक अधिकार क्षेत्र में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के संबंधी मामले आते हैं। अपील अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। यहाँ अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध विभिन्न दीवानी वाला न्यायालय होता है। यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध विभिन्न दीवानी और फौजदारी मामलों में अपील सुन सकता है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्यों के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा उन पर नियंत्रण शामिल है। उच्च न्यायालय के परामर्श से ही राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और अंत में आज का एक मुख्य सवाल, बिहार विधानसभा में के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आगे रेणु जी द्वारा कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से देंगे। धन्यवाद। मैं रेणु शर्मा बिहार ज्ञान श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूँ। बिहार ज्ञान श्रृंखला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1. संविधान लागू कब हुआ था? 2. स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब हुआ था? 3. राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? 4. राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है? 5. स्वतंत्रता के पूर्व बिहार के राज्यपाल सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड की अवधि किस वर्ष से किस वर्ष तक की थी? 6. मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 7. मंत्रिपरिषद का निर्माण किसकी नियुक्ति होने पर होता है? 8. स्वतंत्रता के बाद बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की अवधि कितने से कितने वर्षों की थी? 9. मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति में क्या होना अनिवार्य है? 10. विधानसभा का सदस्यता कितने वर्ष का व्यक्ति ले सकता है? 11. किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा अपने 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनती है? 12. विधान परिषदों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 13. पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? धन्यवाद।